अरे ऐसे ही देखो। ओह, एटिकेट। सीधा क्या समझ नहीं गवर्नमेंट जो शिक्षक के ऊपर 50 काम लादने के बाद रिजल्ट अच्छा चाहती है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आपको पर्स खरीदना, तो आप 1,000 का पर्स खरीदिए और 9,000 उसमें बैग में रखिए। डॉक्टर दिव्य कीर्ति एक है, अवधोषा सर एक है, खान सर है। इनके पास बैकग्राउंड में कोई जॉब नहीं था, इसलिए वो इसमें पढ़ते गए। स्ट्रगल करने से आपके अंदर ताकत आ। टीचर के साथ साथ आप टॉपिक बहुत अच्छे चेंज करते हैं। तो वो एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन आप अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े। ठीक है, अनकट है, करते हैं, खराब होगा वो सब चलेंगी, वो सारी चीज़ें उनकी ज़रूरत, उसकी दिक्कत है नहीं, ठीक है। और वो उसमें एडिट भी हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, ये एक बच्चे की नज़र से देखा हुआ संस्करण है। दिसंबर की सुबह ठंड में अक्सर जब लोग रज़ाई में गर्माहट तलाश रहे होते हैं, तब एक शिक्षिका मंदिर जाने को अग्रसर होती हैं और फिर मन में एक सवाल आता है कि खुद को विश्वगुरु बनते हुए देखने वाले देश में, जहां शिक्षा व्यवस्था का स्तर बहुत ऊंचा है, वहां अपने असली मुकाम पर, अपने असली अंजाम पर कब पहुंचेगा, ये सवाल है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं। वहीं दूसरे हाथ पे एक प्रिंसिपल हैं, या यूं कहें कि एक एक्स प्रिंसिपल, जिनका आजकल कुकिंग में, गार्डनिंग में और किताबों में काफ़ी रुचि है। डिसिप्लिन ऐसा कि उनकी आधी उम्र के लोग शर्मसार हो जाएं। शिक्षा की बात की जाए तो मूलभूत तरीके से रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में पीएचडी, और रुचि के तौर पर मुंशी प्रेमचंद की गोदान से लेके मन्नू भंडारी की आपका बंटी किताब के किरदार पे अपना एक सख्त मत रखने वाली एक शिक्षिका। जिम्मेदारी ऐसी कि पिताजी ने 5 भाई बहनों में सिर्फ उनके ऊपर एक दायित्व दिया कि घर में जो भी सामान आएगा, पैसे का लेन देन होगा, उसका हिसाब आप रखेंगी। और हिम्मत की बात करें तो जब एक बार एक्सीडेंट हुआ तो वो अपनी स्कूटी को और टूटे पैर को घसीटते हुए खुद अस्पताल पहुंची और कहा कि इट इज़ एन इमरजेंसी डॉक्टर। तो इसी के साथ हम स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर सुनीता जैन का हमारे नए शो में जीनियसेस विदाउट केप्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। बचपन कैसा बीता? बचपन बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग थोड़े अच्छे परिवार से थे, कोई कमी नहीं थी, बचपन अच्छी तरह रहा। और घर में 2 चीज़ थी, एक तो परिवार पढ़ा लिखा था, दूसरा धार्मिक था। तो हम लोगों को दोनों शिक्षाएं मिली कि पढ़ना भी है और धर्म का भी आपको वो करना है, तो इसलिए बचपन में कोई कभी कठिनाई नहीं गई। पिताजी के बारे में जिक्र हुआ, स्वर्गीय श्रीमान उत्तम चंद जैन जी आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे। जी हाँ। आपने लेकिन चुना कि शिक्षक बनना शायद बेहतर होगा। क्या क्या मत था कि डॉक्टर नहीं शिक्षक बनने का, कैसे मन बना? ये था कि डॉक्टर बनने के बाद जिम्मेदारियां तो बहुत हो जाती थी, आप घर गृहस्थी या अपने पेशे को आप मेंटेन नहीं कर सकते थे। तो इसलिए पीएमटी देने के बाद सिलेक्शन हुआ, कॉलेज भी देखा है, लेकिन मन नहीं हुआ। फिर बोला हमने अपने पापा से कि नहीं पापा, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, मेरे को तो अब टीचर ही बनना है। तो मैं तो अब एमएससी करके और बीएड करके अपना टीचरशिप में या शिक्षक के रूप में अपना कार्य करूँगी। तो मैंने फिर एमएससी करी केमिस्ट्री से। उस वक्त केमिस्ट्री में बहुत कम लोग करते थे, लेकिन करा, अच्छा लगा। और जैसे ही केमिस्ट्री से एमएससी करने के बाद फिर जॉब करने लगे। कितने भाई बहन थे? हम लोग 5 भाई बहन थे। एक मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है अभी, फिर दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में मेरा भाई इंजीनियर है भोपाल में, और एक उससे छोटी बहन है, वो भी पीएचडी हैगी, डॉक्टरेट है वो भी। और एक सबसे छोटा वाला भाई था, उसकी एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तो हम लोग अब 4 भाई बहन हैं। प्रकाश झा का एक इंटरव्यू है जिसमें प्रकाश झा ने बहुत एविडेंटली तरीके से कहा है, बहुत बड़ी गलती हो गई नेहरू जी के ज़माने में कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के पहले आईटीएस बनाना चाहिए था, इंडियन टीचिंग सर्विसेज। बिल्कुल। क्या लगता है कि भारत की नियति अलग होती है? हाँ बिल्कुल होती।
क्योंकि ITS सबसे पहले बनना चाहिए। ITS नहीं होता तो IAS और IPS कैसे बनते? क्योंकि उस ITS ही IPS और IAS को बनाते हैं। तो ये तो बहुत जरूरी था, पर उस वक्त क्यों नहीं सोचा गया ये कह नहीं सकते। एक टीचर की नियत जरूरी है, उसका नॉलेज जरूरी है। सबसे पहले तो नॉलेज जरूरी है। नॉलेज अगर टीचर के पास नहीं है तो वो अपने बच्चों को कुछ नहीं बता पाएगा। क्या होता है कि कई टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, तो वो सिर्फ क्लास में जाके टाइम पास करते हैं, तो बच्चे उतने डिसिप्लिन में नहीं रहते। अगर आपके पास नॉलेज है तो बच्चे बहुत डिसिप्लिन में रहेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि उनको हमसे कुछ चाहिए तो वो हमसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। और नियत भी साफ होनी चाहिए टीचर की, कि वो अपनी नियत सिर्फ पढ़ाने में लगाए, ये नहीं कि ये सोचे कि ये बच्चा अच्छे घर का है तो उसको मैं अपने घर ट्यूशन बुला लूँ या इससे कोई और अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी कर लूँ। तो ये भी नियत भी साफ होनी चाहिए। लेकिन बड़े नजरिए से देखा जाए तो दुर्भाग्य तो यही है कि ऐसा ही होता है। हाँ होता है, लेकिन कुछ सभी टीचर तो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ टीचर तो सिर्फ यही सोच के करते हैं कि भाई ये बड़ा है तो अपने घर कुछ ना कुछ उसको अपन प्रलोभन दे के या कोई और दूसरे डरा के भी। अब जैसे हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, तो अगर हम भी चाहें कि तेरे को प्रैक्टिकल में नंबर ना मिलेंगे तो हम उससे कुछ ना कुछ चाह सकते थे, लेकिन सभी लोग नहीं करते। कुछ ही लोग होते हैं ऐसे करने वाले होते हैं। 3 लोग हैं आपके घर, परिवार में 4 लोग हैं। हाँ। आप, आपके हस्बैंड, बेटा और बेटी, जी 3 लोग PhD हैं। जी। केवल एक व्यक्ति है जो PhD है। हाँ। तो हालांकि शायद उन्हें इसका कोई फर्क ना पड़ता हो, आपको कभी महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ कमतर रह गया? शायद उनके पास भी PhD की डिग्री होती तो कुछ ना कुछ जिंदगी में बदलाव आ सकता था। देखो, जितनी ज़्यादा डिग्रियां होती है या जितना हम ज़्यादा नॉलेज रखते हैं या पढ़े लिखे होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं अंतर आता है। लेकिन उनने इंजीनियरिंग करी है बेटे ने, तो वो इंजीनियरिंग के हिसाब से ठीक है कि वो एक उनके पास एक टेक्निकल डिग्री है, तो वो उनका चल रहा है। लेकिन हम लोग जो एजुकेशन से जुड़े हुए थे, तो हम लोगों ने PhD तक पढ़ना सोचा। प्रेम के स्तर पे जब आप अपने दोनों बच्चों को देखते हैं, PhD नहीं होने के अभाव से प्रेम में कहीं अंतर आता है? नहीं प्रेम में इसमें बच्चों के पढ़ाई से और माँ के प्रेम में कभी कोई अंतर नहीं आता है। ना तो पढ़ाई से आता है, ना उनके बिहेवियर से आता है, ना कोई उनके देखने या दिखाने के चक्कर में आता है। माँ तो माँ होती है, दोनों बच्चों को एक नज़र से ही देखती है। डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है लाइफ में आपका? क्योंकि देखिए 15 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, सुबह मंदिर जाना है मतलब जाना है, उसके बाद फिर आपको आके घर के सारे काम किए, उसके बाद स्कूल जाना है, शाम को अगर शादी में भी जाना है तो अपना पानी साथ में ले जाना है, बाहर का खाना नहीं खाना। ये एक नज़रिए से देखा जाए तो समाज में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि अरे नहीं, हम अनुशासन में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको असल जिंदगी में उतार पाना बहुत मुश्किल होता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में देखा है कि आपने वो दर प्रति दर और हर रोज वो करके दिखाया है। तो कैसा, कहाँ से आया ये, कैसे सीख पाए आप इस चीज को? डिसिप्लिन सीखना एक तो अपने पेरेंट्स से भी होता है। ठीक है। पेरेंट्स, अगर हमारे पेरेंट्स भी डिसिप्लिन में रहे, हमारी मदर और फादर दोनों को यही था कि सुबह जल्दी उठिए, और सुबह की पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी होती है, तो हम लोगों को सुबह बहुत जल्दी उठाते थे। तो हम लोग सुबह उठते थे, फिर उसके बाद पढ़ने के बाद नहाना धोना, और उसके बाद फिर अपना मंदिर जाना, उसके बाद हम लोग आके अपने स्कूल जाना या जो भी करना रहता था पढ़ने के लिए, कॉलेज जाना, तो वो करते थे। तो वो डिसिप्लिन थोड़ा पेरेंट्स से भी आया है, और वही डिसिप्लिन फिर हमने अपने बच्चों को भी दिया। तो दोनों बच्चे बहुत डिसिप्लिन में भी रहते हैं, उनको अच्छा लगता है कि हमने कुछ अच्छा सीखा है, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। क्योंकि आप आज हम 8 बजे तक सो रहे हैं, फिर उठेंगे फिर हम नहा भी नहीं पाएंगे, हम स्कूल कहीं नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे और भागेंगे अपनी ड्यूटी पे। तो इसीलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कौन सा मूल सिद्धांत है जिसके लिए इंसान को मरने को भी इंसान तैयार हो, लेकिन उस सिद्धांत पे उसे कभी भी कोई
कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, या फिर यूं कहें कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इस चीज को नहीं छोड़ूंगा। आपके जीवन में क्या है, कौन सा मूल सिद्धांत है? क्योंकि देखो हम जैन धर्म को अपनाते हैं, तो जैन धर्म का जो सिद्धांत है हमारी जैनी का कि रात्रि भोजन का त्याग, प्रतिदिन देव दर्शन या मंदिर जाना, तो ये जो सिद्धांत है वो थोड़े से अंदर भरे हुए हैं कि अगर कुछ भी हो जाए इन दो सिद्धांतों के से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तब थोड़ा सा ये डिसिप्लिन वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि हम मंदिर ना जा पाएं लेकिन आर्ट और जो कुछ है वो कर लेते हैं, लेकिन रात्रि भोजन नहीं करते, कभी भी नहीं करते, चाहे हम शाम को खाना खा पाएं या ना। तो ये थोड़ा वो सिद्धांत अभी तक कंटिन्यू हो गया। आपकी बेटी PhD है, आप लेक्चरर भी हैं, प्रोफेसर हैं। करीब 10-15 साल पीछे जाएं तो आपने उन्हें दूध लेने भेजा था। आपने क्या थी वो, क्या कहानी थी वो? वो एक बहुत मजेदार कहानी थी। वो छोटी थी और ज्यादा बड़ी नहीं थी, 8th या 9th में पढ़ती होगी। तो उस वक्त मैंने कहा कि बेटा घर में दूध नहीं है, आप जाके दूध की 2 थैली ले आइए। अब वो दुकान पे पहुंची तो कहने लगी अंकल दूध की 2 थैली दे दीजिए। अब उन्होंने 2 थैली निकाल के दे दी। अरे नहीं अंकल दूध की थैली चाहिए, मुझे दूध नहीं चाहिए। फिर जब घर आके उसने बताया तो हमने कहा बेटा दूध की थैली नहीं, वो उसको दूध की थैली बोलते हैं लेकिन उसमें दूध भी आता है। तो कहले आपने बोला ही नहीं था हमसे कि दूध भी लाना है। आखिर में दूध आप आया था नहीं आया था? बाद में फिर उसने किसी से फोन करवाया कि मम्मी क्या करना है, थैली लाना है कि दूध भी लाना है? तब दूध आ गया था। अब ये उनके संगी साथी, उनके साथ उनके टीचर देखेंगे तो वो भी देखेगी तो थोड़ा उसको लगेगा अरे मम्मी आपने मेरे तो पोल खोल दी। एक और सभी के बचपन में सभी के साथ कैसा कुछ ना कुछ इंसिडेंस हो जाता है कि बच्चे भोलेपन में कुछ भी बोल जाते हैं लेकिन जब बाद में याद करते हैं तो बहुत हंसते हैं। केमिस्ट्री में आपने कई सालों तक पढ़ा है, अब रिटायर होने के बाद रुचि रखते हैं केमिस्ट्री में, या फिर सिर्फ प्रेमचंद के जो नॉवेल हैं या और कुछ किताबें हैं? क्योंकि संगीत का भी बहुत शौक है, टीम ने मालूमात की तो पता चला कि संगीत का, गार्डनिंग का, इन सब चीज़ों का बहुत टाइम से आपको शौक है, आप इनमें बहुत ज़्यादा टाइम भी बिताते हैं। तो इन सब चीज़ों में से क्या वो चीज़ है कि जिससे करके बहुत सुकून मिलता है? अब जब से केमिस्ट्री पढ़ाना छोड़ा है उसके बाद कई स्कूलों के ऑफर भी आए थे कि मैडम आप हमारे यहाँ आ जाइए, प्राइवेट स्कूल्स के, लेकिन हमारा मन था कि नहीं अब हम वो काम करेंगे जो हमने स्कूल या जॉब करते वक्त नहीं कर पाए। जैसे गार्डनिंग है या फिर हमको खाना बनाने का भी बहुत शौक है, तरह तरह के व्यंजन बनाना है, या फिर हमको कुछ पुराने साहित्यकारों के नॉवेल पढ़ना है। और दूसरी खास बात ये थी कि हमने धर्म बचपन में बहुत पढ़ा था लेकिन बीच में हमारे उससे थोड़ा सा टच दूर हो गया, मुझसे उसके धर्म से टच में नहीं रहे। तो अब ये इच्छा होती थी कि अब हम है ना धर्म की पुस्तकें पढ़ेंगे जिससे कि हमको अच्छा और भी सुकून मिले, क्योंकि उनको पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है। केमिस्ट्री आज भी हम पढ़ा सकते हैं, सब कुछ अच्छा है, पूरा केमिस्ट्री ऐसी चीज है कि आप भूल नहीं सकते, लेकिन अब कोई पूछता है बता देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमको पढ़ाना ही है। कई बच्चे भी बोलते हैं कि मैडम हम पढ़ने आ जाए, हमें करने, हम पढ़ा नहीं सकते कंटिन्यू। एक तो क्या है उसमें अब हमारी जो फ्रीडम है वो खत्म हो जाती है, हम बंध जाते हैं उनसे कि अब हमको बंधना नहीं, इसलिए हम फिर अब उसको कंटिन्यू नहीं करते केमिस्ट्री पढ़ाना। कई सालों में, और बात की जाए तो कोविड के बाद कई सारी चीज़ें बदल गई। कई ऐसे टीचर आए इंटरनेट पे जिनसे शायद समाज का भी मुखातिब था ही नहीं। कई सारे टीचर ऐसे आए जिनसे अगर मुखातिब ना भी होता तो चल जाता कहीं ना कहीं। डॉक्टर दिव्य कीर्ति एक हैं, अवध ओझा सर एक हैं, खान सर हैं। तो ये जो टीचर्स हैं इनके बारे में क्या सोचना है? कभी ऐसा लगता है कि अगर हम भी शायद कुछ इस तरीके से इंटरनेट पे काम करते तो आज
हमारा बड़ा नाम होता, आज एक स्पेसिफिक एरिया में जाने जाते हैं, पूरे देश में एक अलग सिद्धांत, अलग अलग स्ट्रेचर पे दिखाई देते। क्या क्या मानना है इस पे? हाँ, वो उन्होंने देखिए, वो आज जो जिनका नाम चल रहा है वो एक दिन का काम नहीं है। उन्होंने बहुत संघर्ष करा, संघर्ष के बाद वो आगे बढ़े हैं और आज उनका नाम चल रहा है। अब हमारे साथ ये था कि हम खुद एक जॉब में जुड़े हुए थे, तो हम अपना खुद का पर्सनल तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन कोविड में हमने अपने जो बच्चे थे 11th और 12th के, उनको केमिस्ट्री घर से बहुत पढ़ाया। अच्छा। और वो पढ़ते भी थे और उनका हमको रिप्लाई भी आता था कि हाँ मैडम हमने ये चैप्टर कर लिया है, पूरा पढ़ाया हमने उसमें। पर हमको ये ज़्यादा नहीं हुआ कि हम अब इंटरनेट पे ज़्यादा जाएं या इंटरनेट से ज़्यादा हम कनेक्ट हो। ठीक है, जब कोविड था हमने उस वक्त कर लिया, लेकिन बाद में जब क्लासेस स्टार्ट हो गई तो वो सब क्लास में करने लगे। इन लोगों ने, इनके पास बैकग्राउंड में कोई जॉब नहीं था, इसलिए वो इसमें बढ़ते गए और आगे बढ़ गए। मेहनत उनने भी बहुत करी, शुरुआत में उनका इतना नाम नहीं था, उन्होंने अपने नाम बनाने के लिए बहुत काम करा। पर बस वही था कि इनके पास बैकग्राउंड में कोई जॉब नहीं था, तो इसलिए वो इसमें पढ़ते गए। उन्होंने एक एम बना लिया कि हम इधर से पढ़ेंगे। मीम जानते हैं? हाँ। कौन सा अभी हाल ही में कौन सा मीम बहुत अच्छा लग रहा है, या हमेशा का सबसे अच्छा मीम कौन सा है? मीम्स तो बहुत देखते हैंगे, अच्छा है। पर कई जो वो जैसे अभी एक केबीसी में छोटा बच्चा है, हाँ। उसके ऊपर बहुत मीम्स बन रहे हैं। क्या नजरिया है उस पे पेरेंटिंग के? उस पे कई जगहों पे ये कहा गया है कि पेरेंटिंग जो हो रही है वो काफ़ी ख़राब है, कि क्योंकि चाइना में ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले था, इसे 6 पॉकेट सिंड्रोम कहा जाता है, कि एक बच्चा है, उसके माँ और बाप हैं, अगर सिंगल चाइल्ड है तो दोनों उसके लिए कमाएंगे, दादा दादी हैं वो भी उसे ही प्यार करेंगे, नाना नानी है वो भी उसे ही प्यार करेंगे। सो देयर आर 6 पॉकेट्स विच आर अर्निंग फॉर अ सिंगल मेंबर। सो उसमें ये होता है कि बच्चा, और ये कई जगहों पे देखने को भी मिलता है, छोटे शहरों में, गाँव में ये पता चलता है कि बच्चे में इतनी हिम्मत है और इसीलिए उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए अक्सर जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, वो बहुत आगे निकल गए। इन चीज़ों पे क्या मानना है? ये है कि जो आपने कहा कि वो पेरेंटिंग का वो बच्चे के लिए, तो उसमें पेरेंटिंग का भी बहुत हाथ है, लेकिन इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। मीडिया को इतना ज्यादा नहीं करना था कि उस बच्चे को कि घर से भी अब निकलना उसका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब भी वो घर से निकलेगा तो कुछ ना कोई कुछ ना कुछ कहेगा। तो इसलिए थोड़ा मीडिया को, या जो उनके केबीसी वाले थे, उनको ये सोचना था कि जब ये बच्चे ने ये ऐसा कर दिया है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग थी, तो उसको बाद में उसको एडिटिंग कर देते या उसको नहीं चलाते, क्योंकि बच्चा कुछ जीत के तो गया ही नहीं था। लेकिन पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गलती करते हैं, तो माँ बाप ने डांटा तो दादा दादी उसको पुचकार लेते हैं, नाना नानी पुचकार लेते हैं, तो ये उसमें बच्चे में अंदर से आ जाता है कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं तो सेफ हूँ, मैं जो गलती करूँगा वो चल जाएगी। तो ये देखना चाहिए कि अगर कोई एक डांट रहा है, उसको सामने वाले को ये सोचना चाहिए कि नहीं, इसको डांट पड़ रही है, तो जो डांट पड़ रही है सही है, इसको आपको बीच में टोकेंगे तो वो गलती और आगे करेगी। तो ये इस तरह से करना चाहिए पहले। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, या इन जनरल कोई इस तरीके से है जो जैसे कुछ और करना हो, रेगुलर चीज नहीं करनी है, कुछ और करनी है, तो पेरेंट्स का उसमें सपोर्ट करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि आप बच्चे पर अपनी हॉबी ना लाभ दें, बच्चे को जो करना है उसको करने की स्वतंत्रता दें, पर उसको डायरेक्शन भी दें कि बेटा ऐसा करना है तो इसका रिजल्ट ये होगा, या ऐसा करोगे तो उसका रिजल्ट ये होगा। तो ये करना, ये उनको पेरेंट्स को करना जरूरी है। क्या होता है आजकल के, एक बच्चा रहता है, 1 या 2 रहेंगे, तो नहीं मेरा बच्चा तो यही बनेगा, मेरा बच्चा तो यही बनेगा, हम उस पर लाते जाते हैं। आप देखते हैं कि कोटा में हर साल कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। कारण क्या है कि उनको लाद दिया कि तुमको डॉक्टर बनना है। अभी एक और नया भी समाचार आया था कि एक के 99.9% PMT या जो आजकल जो चलता है नीट, उसमें मार्क्स आए थे,
लेकिन उसने सुसाइड कर लिया और लिखा कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो ये क्या है, माँ बाप की एक वो है कि नहीं बच्चा फितूर है, एक वो हैगा कि नहीं मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही बने, चाहे उसके लिए वो बच्चे को भले खो देंगे बाद में, लेकिन उस वक्त उनको ध्यान नहीं आता। जब खो देते हैं तब ध्यान आता है कि जो हमने करा वो गलत है। तो बच्चे को अपने अनुसार करने देना चाहिए और उसमें अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चीज बताइए कि आप बेटा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो उसमें बच्चा बहुत आगे बढ़ता है। इसका उदाहरण हम अपने घर में भी देखते हैं। हमने हमारे बेटे के लिए मतलब थोड़ा सा ये था कि पहला बच्चा था, नहीं क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो शुरू में तो होता है ऐसा बच्चा, लेकिन उसके दिमाग में फिर भरने लगता है कि नहीं अब जब मेरे से नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या करूँ। छोटी वाली बेटी थी, हमने इसका थोड़ा जो करना वो कर, जितने नंबर लाना उतने नंबर, इसीलिए वो दूध की जगह थैली मांग रही थी। नहीं मजाक होता है ना, पर इसलिए बिल्कुल बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए। जब वो ये देख लें कि पेरेंट्स ये देख लें कि बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया है, आप उसको अकेले जाने दें, अकेले जा रहा है तो आप उसके पीछे जाके देखिए। आप जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आप बिल्कुल अपने साथ ही ले जाना है, साथ ही लाना है। इसमें बच्चा क्या होगा, उसको दुनिया नहीं समझ में आएगी। दुनिया समझने के लिए उसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उसको थोड़ी देर नहीं छोड़ेंगे अकेला, या उसको अकेला कहीं नहीं जाने देंगे, तो आप वो बच्चा फिर दुनिया नहीं देख पाएगा। आगे जाके वो बिल्कुल कहते हैं ना, उसको पंगु बना दिया जाता है, तो वो पंगु टाइप का हो जाएगा कि आप कहीं भी जाना है, मम्मी हमको वहाँ ले चलो, अरे हम गाड़ी उठाओ चलो भाई, आपको कोई परेशानी हो वहाँ से आप फोन करो, हम फिर आ जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़ के उनको समझना चाहिए कि भाई स्ट्रगल करने से आपके अंदर ताकत आती है। तो अगर जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आपके अंदर जो ताकत है उसी से आप धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अब जब आप बच्चों को स्ट्रगल ही ना करने दें, उन्होंने कहा कि सुबह कहा कि ये तो शाम को वो मिल गया, जब वो स्ट्रगल ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए बच्चों को स्ट्रगल करना जरूरी है और अपनी परिस्थिति भी बताना जरूरी है। कई बार क्या होता है ना कि पेरेंट्स अपनी परिस्थिति से अधिक बच्चों पर खर्च कर देते हैं, या बच्चों पे बहुत अधिक उम्मीद रखते हैं कि नहीं अगर हमने नहीं भोगा है तो इसको हमको देना है। ये गलत चीज है, गलत है भाई। हमने नहीं भोगा इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को हम उसको क्राइसिस में नहीं रख रहे हैं, लेकिन उसको एहसास भी तो होना चाहिए कि बच्चे को आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको पहले स्ट्रगल करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। अगर स्ट्रगल नहीं करोगे तो कहते ना, वो कहावत है चांदी की चम्मच लेके पैदा हो जाना। तो अगर चांदी की चम्मच लेके पैदा होते तो वो मेहनत नहीं करता है। आज आप कितने नाम गिना दिए, अभी तो आप बच्चन का लड़का कोई ज्यादा नहीं कर पाए, हेमा मालिनी का लड़की कोई कुछ नहीं कर पाई। जैसे आपने अभी बताया कि बड़े बड़े जो अब गावस्कर है या तेंदुलकर है, इनके बच्चे क्यों, क्योंकि ये लोग चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए थे। उन्होंने स्ट्रगल नहीं देखा, इनके पेरेंट्स ने स्ट्रगल करा, तो वो स्ट्रगल से ही आगे बढ़े। इसलिए स्ट्रगल तो बच्चों को करने देना चाहिए। साहित्यकारों में सबसे अच्छी रचना किसकी लगती है? प्रेमचंद जी। कौन सी? गोदान बहुत सारी पढ़ी, गोदान है, बड़े घर की बेटी है, और बहुत सारी पढ़ी है, कुछ तो भी नाम याद नहीं आ रहे। तो गोदान में सबसे अच्छा किरदार किसका लगा? चलिए यूँ कहें कि गोदान में धनिया जो है, जो बेटा है, कहीं ना कहीं वो अपने पिता को उस समय पे छोड़ के चला गया जब उनको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? हालांकि एक रचनात्मक किताब है, एक साहित्य है, लेकिन साहित्य असल में आता सच्चाई से ही है, तो और ये हर जगह है भी। सो किस नजरिए से धनिया को देखते हैं स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो? उसने जो अपने पिताजी को उनकी मुसीबत में छोड़ा है, ये तो गलत था। क्योंकि पेरेंट्स बचपन में आपकी कितनी सारी परेशानी उठा के आपको इतना बड़ा करते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स पे कभी मुसीबत आए तो साथ देना चाहिए।
तो उसमें वो गलत है। लेकिन कई बार हो जाता है कि पेरेंट्स जब बहुत बच्चों से एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं तो बच्चे भी घबरा जाते हैं कि हमको बहुत परेशानी आ रही है या हमको बहुत कुछ है, तो वो भी गलत है। दोनों तरफ से होना चाहिए। हाँ। अब लेकिन इसमें एक और सवाल है कि जेनरेशनल गैप का क्या मानना है? देखिए, आप एक डिफरेंट माइंडसेट से आएंगे, आपका बच्चा एक डिफरेंट माइंडसेट से आएगा और वो चाहेगा कि उसकी बातों का जो स्तर है वो ज़्यादा एक्सेप्ट हो। आप चाहेंगे कि आपकी बातों का जो स्तर है, आपकी बातें ज़्यादा मानी जाए। तो इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? ये जनरेशन गैप आज की बात नहीं है। हम लोग थे जब छोटे छोटे तो हमको हमारे पेरेंट्स की कुछ बातें खराब लगती थी, लेकिन जब वो बड़े हुए हम रियलाइज करें कि नहीं वो चीज़ सही है, तो उस वक्त तो वो लगता था खराब। अब वही आज वही स्थिति आ गई। हम कुछ बोलेंगे तो हमारे बच्चे या हमारे अड़ोस पड़ोस के या जो हमारे स्टूडेंट उनको बुरा लगेगा कि अरे नहीं मैडम तो डांटती रहती हैं या मम्मी डांटती रहती हैं या मम्मी ने कुछ कह दिया। तो ये जनरेशन गैप तो चलता रहेगा और आज से नहीं कई आगे भी सदियों तक चलेगा। लेकिन इसमें आपको कॉम्बिनेशन बिठाना है। आप बच्चे की भी सुने, उस पर ध्यान दें, और बच्चे पेरेंट्स की भी सुने, उस पर भी ध्यान दें। तो अगर ये दोनों में अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वहाँ जनरेशन गैप नहीं रहता। कई पेरेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जो अपने लड़के के साथ, खासकर पिता का लड़के के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते, अक्सर है देखा जाता है। तो कई पिता ऐसे भी देखे हमने कि वो अपने लड़के के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं, तो लड़का भी उनको वैसा ही ट्रीट करता है। ये नहीं मानता पिता अपनी जगह सही है, अपने कर्तव्य निभा रहा है, बेटा भी अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन जब दोनों एक दोस्त जैसे रहेंगे तो वो उनमें कभी भी मनमुटाव नहीं होता। तो दोस्त जैसा समझेंगे तो ठीक है, और नहीं तो वो तो जनरेशन गैप बढ़ते ही जाता है। आप उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसको इसलिए दोनों तरफ से थोड़ा सा होना चाहिए कि दोस्त समझा जाए बच्चों को। जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है उसमें किसी के भी पास शायद ये नहीं पता कि आगे आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है। तो शिक्षा प्रणाली में बच्चों को पढ़ाया क्या जाए, वो एक सबसे बड़ा सवाल हर जगह पे है, बी इट प्राइवेट स्कूल, बी इट गवर्नमेंट स्कूल। तो अगर मान लेते हैं कि आज जो बच्चा पढ़ रहा है वो आने वाले 10 सालों में उसे काम नहीं आने वाला, तो वो कौन सी 2-3 वैल्यूज हैं जो उसको मिलनी ही चाहिए? जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें जो अभी 2020 में चेंज हुई, 2020-21 में, तो उसमें यही रखा गया है कि बच्चों को रटंत विद्या ना करके उनको स्किल पे ध्यान दिया। अगर स्किल पे ध्यान देंगे तो वो आगे चल के कुछ करेगा। तो अभी जो नए कोर्स चल रहा है एआई का, जिस स्कूल में मैं प्रिंसिपल भी रही, टीचर भी रही, वहाँ एआई स्टार्ट हो चुकी थी उस वक्त 2021 या 22 से। 21 से हो गई गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल एआई स्टार्ट हो गई थी, तो वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता था कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो यही अभी तो कुछ स्कूलों में स्टार्ट कर गवर्नमेंट, अगर वो सभी स्कूलों में कर दे तो वो बच्चा जो है ना आगे चल के जाके कभी भी वो बेरोजगार नहीं रहेगा। क्योंकि अब एक मीम्स आता है कि हमने बचपन में थीटा और ये वो सब पढ़े, लेकिन अब उनका उपयोग कहाँ करना है हमको बताया ही नहीं है, कहाँ करना है। किस तरीके से देखते हैं आप? तो इसको ये है कि आपको बच्चों के बचपन से ही इस तरह से एजुकेशन होना चाहिए कि उसको रुचि किस उसमें। आजकल जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 8वीं से शायद कर दिया है कि अगर बच्चा इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है, उसमें रुचि है तो वो उसका कोर्स कर सकता है 9th में। अगर वो म्यूजिक में है तो वो म्यूजिक का कोर्स कर सकता है। अगर वो उसको एग्रीकल्चर से अच्छा लगता है तो एग्रीकल्चर, अब शायद ये शुरुआत कर दिए नए एजुकेशन पॉलिसी में। तो इस तरह से होगा तो वो बच्चा आगे जाके उसको कोई परेशानी नहीं होगी। और जो पहले वाली शिक्षा नीति थी उसमें सिर्फ रट के पास हो जाना है और उसका आगे जाके कहीं भी नॉलेज काम नहीं आता है। बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर, ज़्यादा
भरोसा आपका किस्मत पे है या फिर मेहनत पे? दोनों पे। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो मेहनत रंग लाती है, और मेहनत करने के बाद आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो वो मेहनत भी बेकार हो जाती है। तो ये दोनों पे विश्वास रखना पड़ेगा, किस्मत पे भी और मेहनत पे भी। तो निरंतर प्रयास करते रहना है, और बाकी अगर अच्छा होता गया तो हाँ, अच्छी बात है, अच्छा होता गया तो अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना। सरकार काफी पैसा भेजती है। नेहरू जी के टाइम में एक स्टेटमेंट था कि 1 रुपया भेजा जाता है तो पैसा घिसते 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 ग्राउंड लेवल पे 10 पैसे में 10 या 20 पैसे में बदल जाता है। अभी भी ऐसे ही है। कहीं कहीं दिखता है कि पुल बना है और उसके 2 महीने बाद ही 4 महीने बाद ही धंस गया है, टूट गया है। तो ये सब उसी सिस्टम का हिस्सा है। टीचर के साथ साथ आप टॉपिक बहुत अच्छे चेंज करती हैं। ये भी एक स्किल सेट है सीखने वाला। अब आपके शायद खाने का समय भी हो रहा है, सूरज ढलने से पहले खाना भी। समय शायद 5:50 होने वाला है। जाते जाते 1-2 सवाल और आपसे कर लेते हैं आखिरी। इंटरनेट पे हर आदमी हमसे ज़्यादा सफल है, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे खुश रहा जाए कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास इस चीज़ का अभाव है। इंटरनेट पे जाएंगे तो पता चलेगा कि हर आदमी सक्सेसफुल है, सब ट्रैवल कर रहे हैं। कोई शायद 8,000 के जूते पहना है, मेरे पास 800 वाले जूते हैं। तो 800 वाले जूते पहन के भी तसल्ली हासिल करना वो कैसे आता है? देखिए, एक बार मैं पढ़ा था कि रतन टाटा जी ने कहा था, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपको पर्स खरीदना है तो आप 1,000 का पर्स खरीदिए और 9,000 उसमें बैग में रखिए। तो वही हम भी सोचते हैं कि ज्यादा दिखावे से मैं पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं। आप अपने सीमित संसाधनों में भी आप रह सकते हैं, और आप दिखावा भी करेंगे तो भी आपको, एक तो दिखावा करने से आपको एक टेंशन होगा, ये शर्ट हमने कल पहन ली थी तो अब आज फिर पहनेंगे तो कोई क्या कहेगा, ये साड़ी हमने कल परसों उस पार्टी में पहनी थी तो कोई क्या कहेगा। ये तो दिखावा ही, दिखावा। तो ये दिखावा करने से अब हमको कुछ भी हासिल नहीं होना है। आप दिखावा अपने व्यक्तित्व का करिए। जो आपका व्यक्तित्व से ही आपको पता चल जाएगा कि आप कितने ऊंचे हैं या कितना संपन्न हैं। बाहरी चीजों के दिखावे से संपन्नता नहीं दिखती, दिखेगी थोड़े दिन, पर वो आपको ज्यादा दिन याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए ये बाहरी दिखावा मैं भी विश्वास नहीं रखती कि मुझे कि घड़ी तो आपने 22,000 वाली पहनी हुई है। ये मेरी बेटी ने दी थी जब मैं रिटायर्ड हुई थी। अच्छा। लेकिन मैंने नहीं खरीदी। और अभी जब से रिटायरमेंट हुआ है तब से मैंने कपड़े लेना भी बंद कर दिए हैं। बेटी या बहू दे देती हैं तो लेते हैं, वरना नहीं लेते। बाकी के क्योंकि इतने कपड़े हो गए कि हम रखने में परेशानी है, इसलिए छोड़ दिया। तो हमको खरीदने नहीं है, अपने लिए नहीं खरीदना, सबको खरीदेंगे। इसी चीज में पैसे के बारे में क्या मानना है? किस तरह से कि इंसान पैसा इकट्ठा करता जाता है, उसके बाद फिर देखिए ये कहना कि नहीं छोड़ दिया, पैसे से कुछ नहीं होता है, बहुत गलत बात है। पैसा शायद बहुत ज़रूरी है, शायद सारी ज़िंदगी ही उस पर टिकी होती है, लेकिन फिर भी उसे इकट्ठे करते रहना और फिर थोड़ा सा भी मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो दिवाली पे अगर आपके यहाँ कोई आता है काम करने, तो शायद आप आज उसे 2,000 रुपये दे दे तो भी आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस व्यक्ति को 2,000 रुपये मिलने से उसकी दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो इस चीज़ को किस तरीके से देखा जाए? आपने सही कहा, जिनके पास पैसा होता है तो उनको देना भी चाहिए, और देने से आपको ऐसा नहीं कि आपका पैसा चला गया, लेकिन आप उससे बहुत कुछ पाते हैं। आपको उनकी दुआएं लगती हैं, आपको उनसे आशीर्वाद भी मिलता है कि भाई हमारे घर भी काम वाली बाई है, हम दिवाली पे बहुत अच्छा देते हैं। तो हमारे यहाँ वो कहती रहती है हर जगह कि नहीं, जैन मैडम के यहाँ से अच्छा बनता है, जैन मैडम। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं भाई ये हमारे यहाँ साल भर काम करती हैं, हमारे दुख में सुख में, हमारे ठंड में गर्मी में, तो हम इनको अगर साल में एक बार बहुत अच्छा दे देंगे हमें कमी नहीं रहेगी। लेकिन उनके दिल में तो ये रहेगा कि हाँ
सामने वाले ने अच्छा दिया है तो हमको थोड़ा अच्छी तरह और काम करना चाहिए। तो ये जरूरी है, पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है ये नहीं मानना चाहिए। आप ये तो आप इसलिए कह रहे हैं ना, आपके पास है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने वो भी समय देखा कि जब हम बहुत ही मीडियम उसमें रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती थी कि हमको थोड़ा सा सोचने समझ के काम करना पड़ता था। तो अब है, लेकिन हमने वो समय भी बहुत शांति से गुजारा। उसमें हमने हाय हाय नहीं करी कि हमको नहीं है, पैसा नहीं है, अब क्या करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें नहीं। पैसा तो ऐसा है कि आपकी किस्मत का खेल है, आज बहुत है कल नहीं भी है, और कल नहीं था तो आज बहुत है। ये दोनों तरह की बात है, पर शांति होने बहुत जरूरी है। जितना है उसी में सुकून रखो। आएगी कैसे? बिल्कुल आएगी। कैसे? आप पैसे की तरह, एक कहावत है, आप जिस चीज के पीछे बहुत दौड़ते हैं ना, वो उससे और आगे चली जाती है। आप पैसे के पीछे दौड़ोगे, अब वो उससे आपसे आगे भाग जाएगा। अब सोचो, हाँ मेरे पास इतना है, मेरे को इतना ही रखना, सुकून है, मेरे को दोनों टाइम का खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, छत है घर में, सब कुछ है। अगर हम ज्यादा भी कमा लेंगे तो क्या छोड़ के तो यहीं जाना है, कहीं लेके तो जाने का व्यवस्था ही नहीं। तो मुझे दे दीजिए। बिल्कुल। आपकी किस्मत में होगा तो हमारा पैसा आपके पास चला जाएगा। ये भी आपकी किस्मत है। तो आखिरी में जाते हुए मूलभूत तरीके से अगर शिक्षा प्रणाली में और भारत देश को अगर आगे बढ़ना है तो क्या 2-3 बदलाव होंगे जो आपको अगर एक दिन नायक मूवी के अनिल कपूर की तरह बना दिया जाए तो आप करना चाहेंगे? पहली बात तो ये करना चाहेंगे कि जो अभी शिक्षक हैं हाँ। वो अपनी जिम्मेदारी समझे। दूसरी बात है, गवर्नमेंट जो शिक्षक के ऊपर 50 काम लादने के बाद रिजल्ट अच्छा चाहती है, हाँ। वो नहीं होना चाहिए। आज ही एक मीम से देख रहे थे, उसमें लिखा था कि शिक्षक के ऊपर 27 काम लदे हुए हैं, और फिर उसके बाद उसके रिजल्ट कम आता है तो 27 काम लदे हुए हैं, मतलब जैसे कि आधार कार्ड बनवाना है बच्चे का अपडेट कराना है, डेट ऑफ बर्थ देखना है, तो कहीं चुनाव में ड्यूटी है, तो कहीं पशुगणना में, तो जनगणना में है, तो कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है कहीं मंत्री का, तो वहाँ बच्चों को लेके जाना है। तो इस तरह से बहुत सारे काम इस तरह से लाद दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद जब रिजल्ट कम होता है तो भरी सभा में, इसको हमने भी अनुभव किया है कि हमको भरी सभा में कलेक्टर ने उठा के कहा था कि मैडम आपका रिजल्ट कम क्यों? भाई आप हमको समय तो दो बच्चों को पढ़ाने का है। और दूसरी बात है, अगर हम बच्चे पे सख्ती करते हैं तो आप लोगों को भी परेशानी, पेरेंट्स को भी परेशानी होती है। हमने जब सर्विस ज्वाइन करी थी, जब हम बच्चों को बहुत पीटते थे, इसलिए पीटते थे कि आप अपने बच्चों को नहीं मार रहे हो, दूसरे के बच्चे को मार रहे हो। नहीं, उनको सिखाने के लिए पीटा है। उनको ऐसा नहीं कि भाई हमने अननेसेसरी कुछ उनको करा है, पर उनको हमने केमिस्ट्री पढ़ाई, उनको जब पानी का फॉर्मूला बहुत दिनों तक याद नहीं हो रहा है कि H2O होता है, तो फिर हमको कहना पड़ा कि नहीं, तुमको अब इसको याद करने का ये तरीका है, या तुमको हम एक छड़ी से या किसी से परेशान करेंगे तो तुम याद करोगे। तो अपने बच्चों को पीटने की नहीं, बच्चों को उनको भी डराया है, मत पीटा नहीं है उनको, लेकिन ये है कि पीटने से या बोलने से, बताने से थोड़ा उनको डर बैठ जाता है। और केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट हर बच्चे को बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, तो उसको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर दिखाना पड़ता है। केमिस्ट्री बहुत टफ पड़ जाती है बच्चों के लिए। पेरेंट्स देखेंगे, काफ़ी बच्चे भी ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो एक आखिरी संदेश अगर देना हो तो क्या देना चाहते? आखिरी संदेश ये है कि पेरेंट्स के लिए तो ये है कि बच्चों को अपने अनुसार काम करने दिया जाए। उनके ये नहीं कि आप वो गलत रास्ते जा रहे हैं तो वो भी करने दिया जाए, लेकिन उनकी जो हॉबी है उसको ना दबाया जाए और जबरदस्ती अपनी तरफ से ना थोपा जाए कि नहीं तुमको तो यही करना है, यही करना है, तो ये गलत चीज है। उनकी भी हॉबी पूछ ली जाए। और बच्चों के लिए ये है कि भाई जो पेरेंट्स अगर कुछ कह रहे होंगे कि आपको इस लाइन नहीं जाना है या इस लाइन जाना है, तो आप उनका भी कहना मानिए, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है आपसे। तो आप बच्चे भी अपना पेरेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। एक टीचर के तौर पे आखिरी मैसेज क्या होगा आपका? एक शिक्षक के रूप में यही मैसेज है कि बच्चे अच्छा पढ़ें,
अगर आप अच्छा नहीं भी कर रहे हैं तो ये ना सोचें कि मैं आगे कुछ ना कर पाऊंगा। अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है आप उसमें आगे बढ़िए। लेकिन ये है कि जो भी काम करें उसको दिल से करें, मन से करें और उसको कुछ नया सीखने के तौर पे करें। ये नहीं कि बस हमको करना है, कर रहे हैं, इस तरह से टाला मटोल नहीं करके अपना अनुशासन में रहेगा उसको आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चे इसमें आगे। कई बार हमारे पास ऐसा होता था कि जब हम लोग बोर्ड एग्जाम के पहले बच्चों को एक उनकी वो लेते थे क्लास, उसमें ये बताया जाता था कि देखो बेटा आपको पढ़ना है, पढ़ रहे हो, आपने अच्छा करा, लेकिन बाय द वे आपका रिजल्ट खराब आता है तो वो एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन आप अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े। इसलिए उनके ये मत करना कि आप कोई गलत काम करो। आपकी मार्कशीट एक कागज के टुकड़ा है, अगले साल फिर कर लोगे, लेकिन अगले साल आपको जीवन, अगर माँ बाप छूट गए तो आपको जीवन उनके माँ बाप के दिल पर क्या देते। इसलिए ऐसा नहीं करें कि आप कोई गलत स्टेप उठाएं। तो इस तरह से हम बच्चों को बहुत सख्त करते थे, तो ये सही है। चलने का वक्त हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि मजा आया होगा बात करके। आपको भी अच्छा लगा होगा नहीं यार, हमारे प्रश्न उत्तरों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमको भी अच्छा लगा कि आपने अपने प्रश्न जो पूछे और उनका हम उत्तर दे पाए, अच्छा लगा। अब जो भी है हमारे मन में था वो बता दीजिए। तो इस वाले कैमरे पे देख के आपको ये बोलना है कि आप अपना एग्जाम में फेल हो जाएंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और खुद भी देखिए और सबको दिखाइए, शेयर करिए और साथ ही साथ वैभव शर्मा को बहुत पॉपुलर करिए। चलिए जो खत्म करते हैं, एक आखिरी सेगमेंट रह गया है, एक बार वो देख लेते हैं। प्लीज फोन देंगे एक बार। इनके बारे में क्या मानना है? ऐसे टीचरों को समाज में जरूरत है, ऐसे टीचरों की या नहीं है? तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल जैसे आगे लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लोग नहीं जाना चाहिए। ये चार अंदर भी यहाँ पे नहीं करा, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी, यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते हैं। ऐसे टीचर भी समाज में जरूरत होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ये जबरदस्ती आप मतलब पढ़ाने के बाद आप पहले ही उसका भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा, लेकिन उसने पहले लाइक और शेयर के लिए उसने बच्चों को दबाव डाल दिया। तो ये नहीं, अगर आप अच्छा पढ़ाओगे तो लाइक और शेयर तो अपने आप ही हो जाएगा, उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक बार वहां पे देख के बोल दीजिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल की कृपा से। एक बार लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल की कृपा से। मैं चाहता था लोग नहीं आया हूँ यहाँ पे। चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू। चलिए, It's a wrap.